नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को पहले सोशल फोबिया भी कहा जाता था और आज हम इस बीमारी को डिटेल में समझेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में एक व्यक्ति को सोशल सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा घबराहट होता है और उन्हें सामाजिक परिस्थितियों से डर लगता है। उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उनके बारे में एक नकारात्मक रूप से सोच रहे हैं। उनको केवल डर ही नहीं लगता, उसके साथ उनको घबराहट के बहुत सारे शारीरिक लक्षण भी अनुभव होते हैं, जैसे उनका गला सूख जाता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, उनके हाथों पैरों में कंपन होता है, पसीना आता है इत्यादि। इन घबराहट के लक्षणों के कारण से वो लोग सामाजिक परिस्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई फंक्शन, कोई पार्टी अटेंड नहीं करना पड़े। छोटे बच्चे जिद करते हैं कि उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़े। अगर वो स्कूल जाते हैं तो आमतौर पे दोस्त नहीं बना पाते हैं, मंच पे चढ़ के कोई परफॉर्मेंस वगैरह नहीं कर पाते हैं। इस सोशल एंजाइटी के कारण से इस बीमारी में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उनके रिलेशनशिप्स, उनके सामाजिक जीवन, उनकी कार्यक्षमता, उनकी पढ़ाई, ये सभी इस बीमारी के कारण से प्रभावित होते हैं और व्यक्ति खुद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं, जनरलाइज्ड और परफॉर्मेंस ओनली। जनरलाइज्ड का अर्थ होता है व्यक्ति को जनरली सारी सिचुएशंस में घबराहट का अनुभव होता है, लेकिन परफॉर्मेंस ओनली में व्यक्ति को केवल तभी घबराहट होता है जब उन्हें कोई परफॉर्मेंस करना होता है, जब उनमें स्टेज पे चढ़ के या फिर लोगों के सामने कुछ बोलना हो, कोई गीत गाना हो, कोई डांस करना हो। इस प्रकार की सिचुएशंस में ही केवल उनको घबराहट होती है। चलिए समझते हैं कि किन व्यक्तियों में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है, किन में ज़्यादा रिस्क होता है। ये बीमारी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। आमतौर पे ये बीमारी 13 से 14 साल की उम्र में शुरू होती है, लेकिन कुछ लोगों में इससे बहुत पहले या फिर इस उम्र के बहुत बाद भी शुरू हो सकता है। जिन लोगों की परिवार में किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है या फिर अन्य कोई घबराहट की बीमारी है, उनमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग स्वभाव से थोड़े शर्मीले हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, उन लोगों में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की संभावना ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जिन लोगों को बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ हो, स्कूल में कोई बुलिंग का हिस्ट्री रहा हो, उन लोगों में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में सोशल एंजाइटी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है या अन्य कोई मानसिक बीमारी है? क्योंकि बहुत सारे मानसिक बीमारियों में सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स दिखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, डिप्रेशन में लोगों को आमतौर पे सामाजिक परिस्थितियों में जाने के लिए मन नहीं करता है। उनको किसी से बातचीत करने के लिए, कोई पार्टी वगैरह अटेंड करने का मन नहीं करता है। तो डिप्रेशन कभी कभी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जैसा प्रतीत होता है। उसी प्रकार स्किज़ोफ्रेनिया में मरीज को वहम होता है कि दूसरे लोग उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वहम के कारण से वो सामाजिक परिस्थितियों को अवॉइड करते हैं। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जैसा प्रतीत हो सकता है। उसी प्रकार अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म की बीमारी है तो उनमें सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। सोशल स्किल्स कम होने के कारण वो लोग दोस्त नहीं बना पाते हैं और आइसोलेटेड रहते हैं। तो ऑटिज़म भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जैसा प्रतीत हो सकता है। इसलिए अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी सोशल एंजाइटी के सिम्टम्स हैं तो आपको उन्हें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज नहीं करना चाहिए। आपको उन्हें एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। एक साइकेट्रिस्ट इंटरव्यू करने के बाद ही सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनाते हैं। इस डिसऑर्डर का डायग्नोसिस के लिए कोई खून की जांच या फिर कोई स्कैनिंग, इमेजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए अब समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अगर कोई स्वभाव से ही शर्मीला है या फिर इंट्रोवर्ट है, लेकिन अगर उनको उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उनकी सामाजिक जीवन अच्छा है, अगर वो अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं, पढ़ाई ठीक से कर पा रहे हैं, तो फिर उन केसेस में इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती है।
सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब ये सोशल एंजाइटी इतना सीवियर होता है कि व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उन केसेस में इलाज करना ज़रूरी होता है। इलाज के दो पहलू होते हैं, मेडिसिन्स और साइकोथेरेपी। बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में हेल्प करते हैं। सबसे कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स होते हैं SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसके कॉमन एग्जांपल्स होते हैं फ्लूओक्सेटिन, एसिटालोप्राम, सिटालोप्राम, पैरोक्सेटिन, सर्ट्रिलिन, फ्लूवोक्सामिन। ये दवाइयाँ हमारी ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं और सोशल एंजाइटी सिम्टम्स को कम करते हैं। उसी प्रकार और भी अन्य बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं जो तभी ट्राई किए जाते हैं जब SSRI काम नहीं करते हैं या फिर किसी कारण से SSRI को नहीं दिया जाता है। दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी का भी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम यूजुअली पेशेंट्स को रिलैक्सेशन करने के लिए एडवाइस करते हैं। रिलैक्सेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सपोजर थेरेपी में एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यक्ति को सोशल सिचुएशंस में एक्सपोज किया जाता है। इसका प्रिंसिपल होता है कि हमें अपना डर का सामना करना है, जिससे डर कम होता है। इस बीमारी में माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक साइकेट्रिस्ट या फिर एक साइकोलॉजिस्ट 12 से 14 सेशंस लेते हैं, जो हफ्ते में एक बार लिया जाता है। इन सेशंस में साइकेट्रिस्ट कोशिश करते हैं कि आपके जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं या फिर जो सोचने में, जो थिंकिंग पैटर्न में जो डिस्टॉर्शंस हैं उनको पहचाने, जो नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं उनको पहचाने और उनको धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करें, उनको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है तो मेरा सलाह रहेगा कि आप तुरंत एक साइकेट्रिस्ट को परामर्श करें, क्योंकि इस बीमारी के लिए अच्छे और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।